नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोस्तों प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली ये एक नया चैप्टर नहीं है, एक चैप्टर का ही पार्ट है दोस्तों, जो हम जीओसी में एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। वही हम इसको डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे जो आपको हमने बोला था दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे हम मेथड पढ़ेंगे। पहले हम प्यूरिफिकेशन के मेथड्स पढ़ेंगे, क्या क्या प्यूरिफिकेशन के मेथड्स हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। बेसिकली उसमें हम परसेंटेज से डील कर रहे होंगे। चलिए, इसमें हम पहले फोटो को यहाँ सेट कर लेते हैं और अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे आने से पहले क्या करते हैं, ताला को तोड़ते हैं और जादू से जूम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जादू से मैंने जूम कर लिया। तो बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था, अगर आप जीओसी का देख के आए होंगे, तो उसमें हम लोग ने इसके बारे में डिटेल में बात कर ली है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की। लेकिन अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। Once an organic compound is extracted from a natural source or synthesis in the laboratory, it is essential to purify it. अगर एक बार हम उसके नेचुरल सोर्स से दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई कर लिए है, जहां से सिंथेसिस हुआ है या उसे हमें मतलब एक बार सिंथेसिस कर लिए है, पा गए हैं, निकाल लिए हैं, तब उसे हम क्या करेंगे, एसेंशियल है कि उसको हम क्या करें, प्योरीफाई करें। ठीक है, वेरियस मेथड यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन। ये पूछा जा सकता है किसके बेस पे, नेचर ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। कॉमन टेक्निक यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से ऐसे कॉमन टेक्निक यूज करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करते हैं दोस्तों। बेसिकली 5 टेक्निक है अपने एनसीईआरटी में। कितनी टेक्निक बताई है? 5। पहला है सब्लिमेशन, दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा है डिस्टिलेशन, चौथा है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और पांचवा है क्रोमेटोग्राफी। हम इस चैप्टर में दोस्तों, इस लेक्चर में बेसिकली हम सारे पॉइंट को ये मतलब जो दिया है एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन टू लाइन कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट लाइन होगा उसे मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों। ठीक है, finally the purity of compound is asserted by determining its melting point and boiling point. Most of the pure compounds have sharp melting point and boiling point. New method of checking the purity of organic compound are based on different types. चलिए, अब यहाँ पेज पे हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। पहले क्या करते हैं, तारा को तोड़ेंगे और उसे जूम कर लेंगे। जूम कर लिया, आई होप दिख रहा होगा आपको। चलिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक, स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक से हम इसे मेजर करते हैं दोस्तों। पहला टेक्निक है जो दोस्तों, उसका नाम है सब्लिमेशन। क्या है इसका नाम? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों बेसिकली, आइए देखते हैं। हैव यू लर्न, पहले देखिए एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसमें क्या लिखते हैं ये देखिए। एक होता है सॉलिड, सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा। सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है। सॉलिड फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें? लिक्विड में, जब इसे हीट दोगे। ठीक है, और जब इसे हीट दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है। ठीक है, सॉलिड ले लिए मतलब बर्फ है, आइस है। ठीक है, लिक्विड है मतलब वाटर है, वाटर। यहाँ पे गैस है मतलब जो वाटर स्टीम पे होता है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर यहाँ सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन में टर्म यूज होने वाला है इसमें मेल्टिंग पॉइंट यूज होता है। क्या यूज होता है? मेल्टिंग पॉइंट, एमपी लिख रहे हैं। लिक्विड से गैस फेज में जा रहा है तो यानी वेपराइजेशन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है दोस्तों, इसमें वेपराइजेशन हो रहा है। ठीक है, वेपराइजेशन हो रहा है। पूरा ना लिख के हम लिख दे रहे हैं वेपराइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो अगर जब इसे हीट दोगे तब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस में, तब वहां पे होता है सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है बेसिकली। ठीक है,
आइए अब यहाँ पे बात करते हैं सब्लिमेशन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो आइए बात करते हैं। हैव यू लर्न अर्लियर दैट ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। द प्यूरिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल नोन एज सब्लिमेशन, जो प्यूरिफिकेशन ऊपर बेस है, इसका क्या है, इसका नाम सब्लिमेशन है। एंड यूज टू सेपरेट, अब इसमें क्या यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यूज टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज, ठीक है। जो सब्लिमेबल कंपाउंड होता है नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी से यूज करते हैं उसे सेपरेट करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। दोस्तों क्या है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। आइए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन में दोस्तों दिस इज अ मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है, ये बहुत ज्यादा यूज करने वाला टेक्निक है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज इन सुटेबल सॉल्वेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। The impurities of compound is dissolved in a solvent in which it is springly soluble at a room temperature but appreciable some soluble at a higher temperature। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है, ये पहले देखते हैं किस पे बेस है। इट इज बेस्ड ऑन द डिफ्रेक्शन ऑफ solubilities of compound impurities in suitables, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो रूम टेम्परेचर पे लिए रहेंगे तो क्रिस्टल जो होता है रूम टेम्परेचर पे कम सोल्यूबल होता है। क्या होता है, क्रिस्टल रूम टेम्परेचर पे कम सोल्यूबल होता है। लेकिन जैसे हीट दोगे, तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। द सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड टू गेट नियरली सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑन कूलिंग। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कूलिंग करने पर, ऑन कूलिंग द प्योर कंपाउंड क्रिस्टल्स ऑन क्रिस्टल आउट। जब इसे हम, जब जो इम्प्योरिटीज है, जब हम इसे जब प्योरीफाई करेंगे, जब उसे कूल डाउन करेंगे, एकदम ठंडा करेंगे, तब वहां पे क्रिस्टल बनेगा। जो क्रिस्टल होगा वही होता है प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योर कंपाउंड होता है क्रिस्टल का। एंड इज रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, अब उसे किससे रिमूव कर दिया जाएगा, फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लिया जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को क्या बोलते हैं, मदर लिक्विड बोलते हैं। कंटेन इम्प्योरिटीज एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड। इसमें फिल्ट्रेट में इम्प्योरिटीज भी लिया रहता है और स्मॉल क्वांटिटी में क्या लिया रहता है, कंपाउंड भी। इफ द कंपाउंड इज हाईली सोल्यूबल, अगर कंपाउंड हाईली सोल्यूबल होता है इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सोल्यूबल इन अनदर सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरी कैरिड आउट मिक्सचर्स ऑफ दी सॉल्वेंट। तो क्रिस्टलाइजेशन बेस्ट मेथड होता है ये करने के लिए, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। Impurities which impart color to solutions are removed by adsorbing over the activated charcoal, and repeated crystallization become necessary for purifications of compound containing impurities comparable solubilities। देखो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है वहां पे स्टार मार्क मैं लगा रहा हूं, वही पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना जिसका नाम है डिस्टिलेशन, जिसका नाम है डिस्टिलेशन दोस्तों। अब डिस्टिलेशन क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया। क्रिस्टल के रूप में जब हम उसे कूल डाउन करेंगे, क्रिस्टल जो मेरे निकलेगा और उसी क्रिस्टल को हम प्योरीफाई कर लेंगे, फिल्ट्रेट आउट कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें समझने का नहीं है, डिस्टिलेशन समझने का है दोस्तों। डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्टिलेशन की बात करेंगे ये सिंपल डिस्टिलेशन है, ये वाला जो है सिंपल डिस्टिलेशन की बात अभी कर रहे होंगे, ठीक है। This important method is used to separate, क्या सेपरेट करने के लिए, volatile liquid from non volatile impurities। इसे हम वोलेटाइल जो लिक्विड होती है नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी से सेपरेट आउट करने के लिए हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। द लिक्विड एंड दूसरा वाला मेथड क्या है, द लिक्विड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके जो बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ज्यादा होना चाहिए, तब यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन कैरीड आउट होगा, ठीक है।
Distillation have different boiling point varies at a different temperature. ठीक है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर पे वेरी करते हैं. द वेपर आर कूल्ड, जो वेपर होगा वो भी कूल किया जाएगा यहाँ पे भी. एंड लिक्विड सो फॉर्म आर कलेक्टिवली कलेक्ट, जो लिक्विड फॉर्म हुआ है अब उसे क्या कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा. जैसे कि एक एग्जांपल दिया है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन. क्लोरोफॉर्म एनिलीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. क्लोरोफॉर्म एनिलीन जो होता है आर इजिली सेपरेटेड बाय टेक्निक डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन से क्लोरोफॉर्म एनिलीन को क्या कर लेते हैं दोस्तों, सेपरेट आउट कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है बहुत ज्यादा होता है. द लिक्विड मिक्सचर इज टेकन इन अ राउंड फ्लास्क. अब जो लिक्विड मिक्सचर होता है यानी क्लोरोफॉर्म एनिलीन को एक राउंड फ्लास्क में ले लिया जाता है एंड हीटेड. उसे अगर हीट करेंगे तब, जब हम इसे हीट करेंगे दोस्तों, केयरफुली जब इसे हीट करेंगे ध्यान पूर्वक, ऑन बॉइलिंग द वेपर ऑफ लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट आर फॉर्म फर्स्ट. जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले ही बन जाएगा दोस्तों. अच्छा, जब उसे हम बॉइल करेंगे जो वेपर होगा जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले ही फॉर्म हो जाएगा. द वेपर आर कंडेंस बाय यूजिंग कंडेंसर. जो वेपर होगा उसे कंडेंस कर लिया जाएगा बाय कंडेंसर एंड द लिक्विड इज कलेक्टेड बाय इन ए रिसीवर. और लिक्विड को एक रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाएगा, एक फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया जाएगा. द वेपर ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट फॉर्म लेटर द लिक्विड आर कलेक्टेड सेपरेटली. क्या बोल रहा है दोस्तों बेसिकली, आइए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ. ये चित्र आपको दिख रहा है, चित्र दिख रहा है कि नहीं, आई होप दिख रहा होगा. ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, हाँ अब दिख रहा है प्रॉपर. बेसिकली ये सिंपल डिस्टिलेशन है. क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन की बात है. ठीक है, पहले इसने लिया एक फ्लास्क. इसने क्या लिया, एक फ्लास्क जो बड़ा सा मुंह वाला था, बड़ा सा मुंह वाला था. उसके मुंह पे, उसके मुंह पे लगा दिया एक थर्मोमीटर. क्या लगा दिया, एक थर्मोमीटर. और उससे निकला हुआ है उसका नाक, उसका निकला हुआ है एक नाक, नोज निकला हुआ है. और वही नोज से अटैच कर देंगे एक कंडेंसर. एक क्या अटैच कर देंगे, कंडेंसर दोस्तों. ठीक है, जब कंडेंसर को अटैच कर देंगे तो इसको हम एक जो बैलेंसिंग बैलेंसिंग पॉइंट होता है उसे हम बैलेंस कर लेंगे, पकड़ लेंगे. ठीक है, अब ये कंडेंसर क्या करता है दोस्तों, कंडेंसर बेसिकली क्या करता है आपको पता होंगे ये, कि कंडेंसर का काम है कूल करता है. क्या करता है, कूल करता है. पानी यहां से गया, पानी यहां से गया, यहां से आउट हो जाता है. लेकिन गया कैसे, आपको ये जान के ताजुब होगा. यहाँ पे अब देख रहे हो बीच में एक नली लगी हुई है. वो एक्चुअली में नली लगी होती है, जैसे पेन के अंदर नहीं होता है. और जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे पेन के अंदर एक कुछ ऐसा लगेगा कि जो स्टेट ट्यूब है, ऐसे इसमें भी एक स्टेट ट्यूब रहती है दोस्तों बेसिकली. ठीक है, अब क्या होता है, जो हम बॉईल कर रहे हैं इस बॉईल से निकल जाएगा धीरे धीरे ड्रॉप के फॉर्म में इसमें आ जाएगा. और लेकिन जब इसे कूल करना पड़ेगा, इस जो बॉइलिंग है, जो बॉईल होके आ रहा है इसे हमको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा. कंडेंसर लगा, यहाँ से पानी डालेंगे और यहाँ से निकल जाएगा. ठीक है, तब ये कूलिंग का काम करेगा और यहाँ पे हम अपना सैंपल कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, समझ गए कि नहीं. जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा पहले ही फॉर्म हो जाएगा. आई होप समझ गए होंगे. चलिए आगे बात करते हैं. यही पूरा डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है. डायग्राम किसका है, सिंपल डिस्टिलेशन का. द वेपर ऑफ द सब्सटेंस फॉर्मेंट आर कूल्ड एंड लिक्विड इज कलेक्टेड ऑन कोनिकल फ्लास्क. अब इसे हम कलेक्ट कर लेंगे. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की, इसी में जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन के एक अदर टाइप है जिसका नाम है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन. इसमें क्या होता है, इफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज नॉट मच. अब इसका जो लिक्विड जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका बहुत कम है दोस्तों, बहुत ज्यादा कम है. तो इसको हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्लोज, क्लोज टू ईच अदर, ईच अदर. ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत पास पास में रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है. ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे. तो समझ गए तो आगे बात करते हैं. सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय देम. सिंपल डिस्टिलेशन से ये सेपरेट नहीं हो सकता क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट पास पास में है. द वेपर ऑफ सच लिक्विड आर फॉर्म विथ इन सेम टेम्परेचर रेंज एंड आर कंडेंस साइमल्टेनियसली. और तुरंत ही इसे कंडेंस कर लिया जाता है. द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आर यूज इन सच केस. इन दिस टेक्निक वेपर ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स आर पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिफोर कंडेंस. एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाई जाती है दोस्तों. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कैसे होती है, एक जो जार होती है,
जो जार होती है उसको उसमें अंदर अंदर कांच की तरह वैसे लेयर बनी होती है, ठीक है, कांच की तरह वो लेयर बनी होती है, उसको फ्रैक्शनलिटी कॉलम बोलती है। और एक कांच को उसे आगे हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल प्लेट बोलते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज fitted over the mouth of the rounded flask bottom, राउंडेड बॉटम फ्लास्क के ऊपर फिट होता है। आइए भी हम आपको चित्र दिखाएंगे तब ये लाइन क्लियर होगी। द वेपर ऑफ लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर ऑफ लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो पहले ही फॉर्म हो जाएगा वेपर एंड लिक्विड जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट का होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वेपर राइजिंग up in the fractionated column become richer and more volatile component। जो वेपर राइज हो रहा है फ्रैक्शनेटिक कॉलम में वो बहुत वोलेटाइल हो जाएगा एज कम्पेयर टू अलग दूसरे वाले से, ठीक है। बाय द टाइम अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज चलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज में चलने के पहले क्या करते हैं, इसे ताला को तोड़ेंगे, ये ताला को तोड़ेंगे और जूम कर ले। बाय द टाइम द वेपर, हाँ क्या है, by the time the vapor of the top fractionating column of these are reached more volatile component, the fractionating columns are all available in a various size and design। A fractionating column provide a many surface for heat exchange between the ascending vapors and the descending condensed vapor, ठीक है, समझ गए। Some of the condensing liquid in the fractionating column obtain heat and ascending vapors and revaporize। अब उसे क्या कर देंगे, revaporize कर देंगे। The vapor thus become richer in lower component। अब क्या होगा दोस्तों, जो वेपर लोअर कंपोनेंट का होगा, सॉरी, द वेपर हैज थस बिकम रिचर इन लोअर कंपोनेंट, लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट। तो जहां पे बॉइलिंग कंपोनेंट कम होगा वहां पे वेपर जल्दी बनेगा। द वेपर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट असेंड टू द टॉप कॉलम्स। जो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऊपर पहुंचने लगेगा। ऑन रीचिंग द टॉप द वेरियस बिकम द वेपर्स बिकम प्योर लो बॉइलिंग कंपोनेंट। अब जो वेपर होगा वो प्योर लो बॉइलिंग कंपोनेंट हो जाएगा। पास थ्रू द कंडेंसर, अब किससे पास करेगा, कंडेंसर, एंड प्योर लिक्विड नो प्योर लिक्विड कलेक्टेड इन रिसीवर। और प्योर लिक्विड को कहाँ कलेक्ट कर लिया जाएगा, रिसीवर से। आफ्टर द सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन, लगातार ये डिस्टिलेशन करेंगे, द रिमेनिंग लिक्विड डिस्टिलेशन फ्लास्क गेट इन रिच हाई बॉइलिंग कंपोनेंट। जो बचा हुआ रहेगा वो लास्ट में जो बचा रहेगा वो बहुत ज्यादा हाई बॉइलिंग कंपोनेंट पे वो इवॉल्व करेगा, उड़ेगा, वेपर के फॉर्म में उड़ेगा। इस सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन यूनिट इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कॉल्ड थ्योरेटिकल प्लेट। बेसिकली आप ये डायग्राम देख पा रहे होगे, ये वाला डायग्राम, इसमें हम आपको अभी थ्योरेटिकल प्लेट के बारे में बता रहे हैं। कॉमर्शियली कॉलम्स ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ प्लेट आर अवेलेबल। 100 से ज्यादा ऐसे प्लेट अवेलेबल रहते हैं। On the technology applications of the fractionating column or to separate different car फ्रैक्शन क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। क्रूड ऑयल जो होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है। आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, नीचे लगा है एक फ्लास्क, इसमें भरा गया है कुछ लिक्विड, नीचे लगा हुआ है एक फ्लास्क, उसमें भरा गया है कुछ लिक्विड, और फिर वहां पे उसके ऊपर पे लगा हुआ है थर्मोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे लगा है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बेसिकली एक कांच का जो जार होता है, मतलब एक एक राउंड ट्यूब होता है, उसके अंदर कांच लगा होता है, कांच उसके अंदर फिट होता है दोस्तों, ठीक है। जो ग्लास होता है उसके अंदर फिट होता है, टेढ़े मेढ़े ऐसे राउंड के फॉर्म में। हाथ मेरा जैसे है टेढ़ा, ऐसे मैंने जानबूझ के टेढ़ा बनाया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे रहता है, उसके ऊपर ऐसे फिट रहता है ग्लास का, ठीक है। और वो 100 से 150 ऐसे होते हैं नंबर में, ठीक है। फिर ये वेपर यहाँ से मतलब वेपराइज होगा और यहाँ उड़ते उड़ते यहाँ आएगा। यहाँ आते आते उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत कम हो जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा। फिर यहाँ एक कंडेंसर लगा है, ये पूरा पूरा कंडेंसर है दोस्तों। कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से पानी निकल जाता है, तो जो वेपर गर्म होके आ रहा है उसको यहाँ कूल डाउन करेगा, और कूल डाउन करके यहाँ से फिल्ट्रेट आउट निकल जाएगा। यहाँ एक फ्लास्क में हम इसे कलेक्ट कर लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अगर समझ में आ गया तो बोलो हाँ, कैसे बोलोगे, कमेंट में बोल देना हाँ। ठीक है,
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आइए बात करते हैं किसकी, हम एक नए पॉइंट की बात करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब हम रिड्यूस प्रेशर, जब प्रेशर को कम कर देंगे तब डिस्टिलेशन करेंगे दोस्तों। अब इस केस में क्या होता है दोस्तों, जैसे पहाड़ी एरिया पे आप जानते होंगे, जो पहाड़ी एरिया पे वहां पे जाते होगे तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। तब वहां जब प्रेशर कम हो जाता है तो कम ही टेम्परेचर दोगे ना तो वो बॉयल होने लगेगा, कम ही टेम्परेचर दोगे तो क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। तो रिड्यूस, जब प्रेशर कम कर दोगे तो टेम्परेचर कम ही देने पे बॉयल करने लगेगा। आइए पढ़ते हैं। दिस मेथड यूज टू प्योरीफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब जिसका बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम यहाँ पे यूज करके सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो ऐसे जिसके नॉर्मल रेंज पे बॉइलिंग पॉइंट है। दूसरा इसका, जैसे हम लोग फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन में जब इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास हो। अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कर रहे थे जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो दोस्तों। ठीक है, those those which decompose at or below the boiling point. Such liquid are made up to the boils at a temperature lower than the normal boil point by reducing the pressure on their surface. क्या करेंगे दोस्तों, जो लिक्विड होगा उसके जो बॉइलिंग कंपोनेंट हो, मतलब जो लिक्विड होगा उसके प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे तो जल्दी से वो क्या करेगा, बॉईल करने लगा कम टेम्परेचर। लिक्विड बॉइल्स एट अ टेम्परेचर विथ एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जो वेपर प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पे ही बॉईल करने लगेगा। द प्रेशर इज रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप और वैक्यूम पंप। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि जो वेपर जो हम इसको प्रेशर को कम कर रहे हैं तो कैसे कम कर रहे हैं। एक्चुअली में वहां पे हम वाटर पंप या वैक्यूम पंप ले रहे हैं जिसकी वजह से उसका प्रेशर कम कर रहे हैं। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्पेंट लाइस इन द सोप इंडस्ट्री। ऐसे ही मेथड यूज करके जो ग्लिसरॉल होता है उसे हम सेपरेट आउट करते हैं फ्रॉम सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग द टेक्निक, यही टेक्निक यूज करके। आइए हम आगे इसी पॉइंट पे बात करते हैं कैसे यूज कर रहा है। ये तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जो मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर ग्लास लगाया है, ये देख पा रहे हैं, ये पूरा ग्लास लगा हुआ है, ऐसे उड़ता जाता है, समझ गए। ये तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का ही है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर दिखेगा, लेकिन पहले ताला को तोड़ेंगे फिर इसके बाद जूम कर लेंगे तभी तो आपको दिख पाएगा। हाँ अब दिखेगा, अब दिखेगा दोस्तों। देखिए, डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर की बात कर रहे हैं। ये है फ्लास्क, सॉरी, हाँ ये है बीकर, एक तरह का कैपिलरी ट्राइज है, कैपिलरी ट्राइज है। अब यहाँ पे लगा हुआ है, एक तो यहाँ पे लगा देंगे स्टॉप नॉक और एक में लगा देंगे थर्मामीटर, और वहीं से निकलेगा एक नोज वाला जो अटैच हो जाएगा कंडेंसर से। किससे अटैच हो जाएगा, कंडेंसर। कंडेंसर को एक इससे बैलेंसिंग पॉइंट से बैलेंस कर लेंगे जिससे ज्यादा गिरे ना, उसी पे बैलेंस रहे। और यहाँ से वाटर को डालेंगे जिसे कूल डाउन हो और यहाँ से वाटर निकालेंगे। ठीक है, अब उसे एक यहाँ बीकर से कनेक्ट करके यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो कंडेंस आ रहा है उसे हम उसे सॉरी उसे कलेक्ट कर लेंगे। और यहीं पे देखेंगे इसी से एक अटैच है वैक्यूम पंप, इसी से अटैच है वैक्यूम पंप जो यहाँ पे मोनोमीटर होता है, जो इसे इसको सक करेगा। यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है डिक्रीज करेगा, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही यहाँ पे प्रेशर को रिड्यूस कराना था, प्रेशर रिड्यूस कराओगे तो बॉयल जल्दी जल्दी होगा बेसिकली। यहाँ पे कम प्रेशर कम करोगे तो बॉयल जल्दी जल्दी होगा। समझ गए, आई होप जल्दी समझ गए होगे यहाँ से इतना। ठीक है, बेसिकली दोस्तों आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा तभी समझ में आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन दिस टेक्निक इज, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर क्या ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है दोस्तों, हाँ स्टीम डिस्टिलेशन दिस टेक्निक इज applied to separate the substance which are steam volatile and are immiscible with water। और ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा इसके स्टीम वोलेटाइल होते हैं। ठीक है,
In steam distillation, steam forms from steam generator and is passed through the heated flask containing the liquid to be distillated. अब उसे जब तक डिस्टिलेट करेंगे तब तक वहां से कनेक्ट रहेगा. द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड. जो मिक्सचर होगा उसे हीट करेंगे, स्टीम करेंगे, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कंडेंस कराएंगे, फिर उसे कलेक्ट कर लेंगे. द कंपाउंड इज लेटर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर यूजिंग सेपरेटिंग फनल. अब उसे हम सेपरेट कर लेंगे by separating funnel. In stem distillation, liquid boils when the sum of vapor pressure due to the organic compound P1 and due to the water pressure P2 the becomes atmospheric pressure P equal to P1 plus P2 हो जाता है. Since P1 is a lower pressure than the P2, जो P1 होगा कम प्रेशर होगा किससे? P से. The organic liquid vapor at low pressure temperature than the its boiling point. आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे क्या बोल रहा है दोस्तों. अभी हमें इसको जो बोल रहा है इसे हम इवेल्युएट करते हैं एक डायग्राम के थ्रू, तब आपको वहां समझ में आएगा. ठीक है, बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है तब वहां उस डायग्राम में आपको पूरा समझ में आ जाएगा. चलिए बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की. हाँ, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है जो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे. Thus, if one substance, okay, एक मिनट दोस्तों, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर. Thus, if one substance in mixtures of water and others water insoluble, then the mixtures will boil close but below 373 Kelvin पे मिक्सचर होगा. ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द सब्सटेंस ऑब्टेन विच कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. जैसे कि इसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. एनिलीन इज सेपरेटेड बाय टेक्निक फ्रॉम द एनिलीन वाटर मिक्सचर. जब एनिलीन वाटर मिक्सचर होता है वहां से एनिलीन को सेपरेट कर दिया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से. तो बहुत ज्यादा स्टीम वोलेटाइल आग दे देंगे, बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो पानी उड़ जाएगा. अब जो बचेगा तो वहीं पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या? आपका एनिलीन ही बचेगा. आई होप यहाँ समझ गए होंगे. आइए बात करते हैं डिस्टिलेशन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, लेकिन पहले हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उसके स्टीम डिस्टिलेशन देख लेते हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ताला को तोड़ेंगे और उसे जूम कर लेंगे. आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये स्टीम डिस्टिलेशन का डायग्राम है दोस्तों. ठीक है, यहाँ पे लगा है क्या? आपका फनल. अब आपका एक बीकर है यहाँ पे और इससे अटैच है एक थर्मामीटर. क्या अटैच है? थर्मामीटर. ठीक है, और इसी से यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है जो इसे कूल डाउन करता है. और दूसरी तरफ लगा है एक और फनल. पहले यहाँ से जो वेपर आएगा उड़ के इसमें पहले कंडेंस हो जाए, कंडेंस होके फिर इसमें आएगा, फिर इसको हीट करेंगे, फिर यहाँ से उड़ेगा इस वाले सेकंड वाले पाइप से आके यहाँ पे और हीट कर और इसे वो कंडेंस करेंगे, इसे और ठंडा करेंगे. जो बबल बन के आ रहा है इसे और हीट गर्म करें, सॉरी इसे और ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे. फिर यहाँ पे जो लास्ट में निकल के आएगा वो अपना स्टीम डिस्टिलेशन प्रोडक्ट होगा. ठीक है, स्टीम वोलेटाइल कंपोनेंट वोलेटलाइजर या वेपर कंडेंसर होगा. समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अपने बात करते हैं कौन सा डिफ ये है अपना डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. ये क्या होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन? व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम. जब एक्वस मीडियम में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है तब हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं दोस्तों. जब जैसे पानी हो गया, कोई भी एक्वस कंपाउंड हो गया उसमें प्रेजेंट होता है, तब वहां पे कौन सा यूज करेंगे? एक्वस मीडियम. ठीक है, इट इज सेपरेटेड बाय सेकिंग विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सोल्यूबल देन द वाटर. इसे हम सेक करके हिला डुला के ही ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो सोल्यूबल होगा जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसे हम निकाल लेंगे. ठीक है, सेपरेट आउट कर लेंगे वाटर को बिना यूज किए, अदर देन द वाटर, देन इन वाटर. एक मिनट. इट इज सेपरेटेड बाय सेकिंग विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सोल्यूबल देन वाटर. जिसमें ज्यादा सोल्यूबल होता है एज कंपेयर टू द वाटर. समझ गए? आई होप यहाँ समझ गए होंगे.
चलिए बात करते हैं, द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वा सोल्यूशन शुड बी इमिसिबल। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और एक्वा सोल्यूशन होता है वो इमिसिबल होने चाहिए, ठीक है। अगर उसी में घुल जाएंगे तो क्या होगा, तब तो नहीं होगा। विथ ईच अदर, सो दे आर फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटरी फनल्स, जो कि सेपरेट किया जाता है किससे, सेपरेटरी फनल्स से। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज लेटर रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन और बाय evaporation to get back compounds. Differential extraction is carried out in a separative funnel. जो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन होगा उसे हम एक सेपरेट फनल में करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी नेक्स्ट पेज में हम आपको दिखाएंगे। इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेस सोल्यूबल, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कम सोल्यूबल है इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, a very large quantity of solvent should be required to extract even a very small quantity of the compound. जब बहुत छोटी क्वांटिटी होगी तब भी वहां पे ज्यादा कंपाउंड यूज करके हम यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। द टेक्निक, और ये टेक्निक जो होता है कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है दोस्तों, बेसिकली कोई भी कंपाउंड, जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो 100% तुरंत ही सेपरेट आउट नहीं होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड लिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, अब उसे सेक कर दिया, सेक करने के बाद जब कुछ एक्सट्रैक्ट हो गए, जो कुछ मिल गए, मान लीजिए 80% मिल गया, तो 80% मैंने उसे हटा दिया, उसे 80% निकाल लिया, अब बचा 20%। अब 20% फिर ऑर्गेनिक, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे, फिर उसे सेक करेंगे, फिर 20% का कुछ निकलेगा, फिर और कुछ बचे रहेगा, फिर ऐसे निकालेंगे। ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहेगा, उसे निकालते रहेंगे जब तक पूरा ना निकाल जाए, समझ गए। दिस टेक्निक सेम सॉल्वेंट इज रिपीटेड यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड। अब बेसिकली यहाँ तक हो गया, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट है ये है अपना क्रोमेटोग्राफी दोस्तों। क्रोमेटोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, chromatography is an important technique extensively used to separate mixtures into their compound and purify compound and also test the purity of compound। दोस्तों क्या बोल रहा है, क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है सेपरेट आउट करने के लिए मिक्सचर को, ठीक है। जो मिक्सचर होता है उसे सेपरेट आउट करने के लिए प्योरीफाई जो प्योरीफाई कंपाउंड होता है एंड ऑल्सो द टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, इसे हम जो उसकी प्योरिटी होता है, उसे कंपाउंड का प्योरिटी होता है, उसे हम टेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। द नीम, नेक्स्ट पेज पे बोलते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुंचने के बाद क्या मिलता है दोस्तों, नेक्स्ट पेज में मिलता है, द नेम क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड क्रोमा फॉर द कलर सिंस मेथड वाज द फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। दोस्तों जो क्रोमेटोग्राफी होता है वो कलर्ड सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए यूज होता है, फाउंड इन द प्लांट में होता था, ठीक है। इन दिस टेक्निक द मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑन टू स्टेशनरी फेज, किस फेज पे यूज होता है, जो स्टेशनरी फेज रुका हुआ फेज होता है उस पे यूज होता है। विच में भी सॉलिड, जो कि सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। अ प्योर सॉल्वेंट मिक्सचर्स ऑफ सॉल्वेंट और गैसियस अलाउड टू मूव स्लोली स्टेशनरी फेज, स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज पे बहुत आराम आराम से मूव करता है दोस्तों, ठीक है। The component of mixture get gradually separated from one another. The moving phase is called mobile phase. जो move कर रहा है phase वो क्या होता है, mobile phase होता है। Based on the principle of involvement of chromatography into different categories, there are two types होते हैं। एक होता है adsorption chromatography, एक होता है partial chromatography होती है। क्रोमेटोग्राफी के दो पार्ट होते हैं, किसके बेस पे दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी किसके बेस पे होता है, कैटेगरी के बेस पे। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्शियल क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम इसका जो डायग्राम था डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का वो देख लेते हैं। बिफोर एक्सट्रैक्शन में देखिए यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इसमें डाल देंगे तो फिर इसके बाद इसे हम हिलाए डुलाएंगे, सेकिंग करेंगे, फिर जब सेक कर देंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्वेंट लेयर और एक्वस लेयर यहाँ पे बन जाएगा। फिर यहाँ पे इसका नोज, इसका ये जो नोजल है उसे खोल देंगे तो पानी निकल जाएगा, फिर से बंद कर देंगे, फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल जाएगा। लेकिन कुछ तो अमाउंट में बचा रहेगा, फिर उसमें डालेंगे पानी, फिर उसको सेक कर देंगे, या और सॉरी पानी नहीं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे, फिर उसे सेक करेंगे निकाल देंगे, ऐसा, ठीक है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कंपाउंड टेक प्लेस बेस्ड ऑन द डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, सॉल्युबिलिटी के बेस पे ये डिफरेंट डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन करते हैं।
चलिए बात करते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की, जो क्रोमेटोग्राफी का एक पार्ट है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है दोस्तों? बेसिकली इसे हम सॉलिड सॉलिड केमिस्ट्री में, जो सॉलिड मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड चैप्टर होता था, सॉलिड केमिस्ट्री या सरफेस केमिस्ट्री, उसमें हम पढ़ते थे, ठीक है। Adsorption chromatography is based on the fact that different compounds are observed on the absorbent to the different degrees. ठीक है, क्या बोल रहा है? Absorption chromatography based on the fact that different compounds are absorbed on the absorbent to different degrees. अलग अलग टेम्परेचर पे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। कॉमनली यूज एब्जॉर्बेंट इज सिलिका जेल, जो यूज किया जाता है एब्जॉर्बेंट को सिलिका जेल या एल्यूमिनियम होता है। इसमें दो टर्म आते हैं दोस्तों, एक होता है एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्बेट। ये क्या होता है बेसिकली, इसको हिंदी में आप यहाँ व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लीजिए। एडजॉर्प्शन और एडजॉर्बेट क्या होता है? जिसका सॉरी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दो टर्म आता है। एडजॉर्बेट क्या होता है और जॉर्बेंट एडजॉर्बेंट क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखिए जिसका, व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखना है ना, तो इसे लिखो। थोड़ा सा पेन की साइज मुझे कम करना पड़ेगा बेसिकली दोस्तों। हाँ, तो है जिसका, नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? आइए नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अब तो जूम कर सकते हैं, अब तो जगह है, ठीक है, अब दिखेगा। जिसका एडजॉर्प्शन होता है, जिसका एडजॉर्प्शन होता है, होता है वो वो एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेट होता है, एडजॉर्बेट होता है, एडजॉर्बेट होता है, सॉरी, एडजॉर्बेट होता है, बेट। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जिसका, सॉरी यहाँ पे लिख दें जिस चीज का, जिस जिस चीज का, जिस चीज का एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन होता है, होता है, वो क्या होता है? उसे एडजॉर्बेंट बोलते हैं, वो एडजॉर्बेंट कहलाता है। एडजॉर सॉरी एडजॉर ऐसा है दोस्तों, एडजॉर्बेंट कहलाता है, एडजॉर्बेंट कहलाता है। ठीक है, आई होप यहां समझ गए होंगे। अब यहां पे समझ में आएगा। Adsorption chromatography is based on the different compound are absorbed on the absorbent. Absorbent क्या होता है? जिस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एब्जॉर्बेंट होता है, और टू द डिफरेंट डिग्रीज, अलग अलग टेम्परेचर पे। कॉमनली यूज एब्जॉर्बेंट, जो जो ज्यादातर यूज किया जाता है एब्जॉर्बेंट कौन के फॉर्म में? सिलिका जेल और एल्यूमिनियम के फॉर्म में यूज होता है। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। व्हेन मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर द स्टेशनरी फेज एब्जॉर्बेंट, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मूव्स बाय वेरिंग डिस्टेंस ओवर द स्टेशनरी फेज। जो कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर है वो वेरी करेगा डिस्टेंस ऑफ ओवर स्टेशनरी फेज। फॉलोइंग बात करते हैं। फॉलोइंग आर टू टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज फॉर एडजॉर्प्शन। अब देखिए, जो एडजॉर्प्शन है वो भी दो तरह का होता है। एडजॉर्प्शन पहले, क्रोमेटोग्राफी दो तरह का होता है, अब एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है। एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक होता है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी किसका पार्ट है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी किसका पार्ट है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का होता है। चलिए अब धीरे धीरे समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों? ताला को तोड़ेंगे और इसे जादू से जूम कर लेंगे। आई होप यहां तक जूम हो गया होगा। चलिए बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ओवर द कॉलम एडजॉर्प्शन स्टेशनरी फेज।
पैकिंग ऑफ द ग्लास ट्यूब, पैकिंग ऑफ द ग्लास ट्यूब, ठीक है, पैकेड पैक्ड ऑफ द ग्लास ट्यूब, पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब में, सॉरी, जो ग्लास ट्यूब में पैक्ड है। द कॉलम इज फिटेड इन अ स्टॉप नॉक, कॉलम को एक स्टॉप नॉक पे फिट कर देंगे एट अ लोअर एंड। द मिक्सचर इज एब्जॉर्ब, जो मिक्सचर है एब्जॉर्ब किया जाएगा ऑन द एब्जॉर्बेंट, is placed on the top of the absorbent column packed in the glass tube. An appropriate element which is a liquid or mixtures of liquid allowed to flow off down to a column slowly. अब इसे धीरे धीरे मूव कराएंगे डिपेंडिंग ऑन डिग्रीज ऑफ विच कंपाउंड आर एब्जॉर्ब, कंप्लीट सेपरेशन टेक प्लेस। अब इसमें धीरे धीरे पूरा कंप्लीट सेपरेशन होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट सेपरेशन होगा। मोस्ट रीडली, मोस्ट इजिली या कह सकते हो मोस्ट ज्यादातर यूज करने वाला, मोस्ट रीडली एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन नियर द टॉप, कहाँ पे यूज हो जाएंगे, टॉप पे, एंड अदर कम डाउन वेरियस डिस्टेंस इन अ कॉलम, ठीक है, अलग अलग कॉलम पे आ जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट एक्सट्रैक्शन सेपरेशन कंपाउंड। यहाँ पे देखिए एक ग्लास वुड लिया है, स्टेशनरी एब्जॉर्बेंट फेज है, और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एबीसी कंपाउंड लिया है, तीनों का मिक्सचर है, और ये सॉल्वेंट है। थोड़ा समय के बाद थोड़ा समय के बाद आप देखेंगे ए और बी, ए अलग हो गया है, बी प्लस सी अलग है, और यहाँ पे इसके बाद सॉल्वेंट है, ठीक है। फिर और थोड़ा समय जब देंगे, ए भी अलग, बी भी अलग, सी भी अलग हो जाएगा, समझ गए। ये कलर क्रोमेटोग्राफी होता है बेसिकली, ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये सिंपल चीज होती है दोस्तों, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपको समझ में आ जाएगी। क्या होता है बेसिकली, आप देखोगे द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अनदर टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मिक्सचर ओवर द थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट कोटेड ऑन द सिल्क ग्लास प्लेट, जो ग्लास प्लेट पे कोट किया गया उसे हम एब्जॉर्ब करते हैं। थिन लेयर अबाउट 0.2 मिलीमीटर थिक होता है, एंड एब्जॉर्बेंट जो होता है सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम में यूज होता है, स्प्रेड ओवर द ग्लास ट्यूब प्लेट ऑफ सुटेबल साइज। द प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और जो प्लेट यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट बोलते हैं, या क्रोमा प्लेट बोलते हैं। द सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सेपरेटेड इज अप्लाइड अ स्मॉल स्पॉट, एक स्मॉल स्पॉट को हम वहां पे मार्क कर लेंगे, ठीक है, मार्क कर मतलब वहां पे गोला लगा लेंगे, ये कुछ ही ऐसे स्मॉल डॉट लगा देंगे जिससे पता रहे कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर अबव द एंड ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के 2 सेंटीमीटर अबव हम एक पॉइंट मार्क आउट कर लेंगे। द ग्लास ऑन द ग्लास द स्पॉट ऑफ द कलर कंपाउंड इज विजिबल, सॉरी यहाँ पे देखते हैं यह है कि नहीं, हाँ हाँ यह है। द ग्लास प्लेट, सॉरी द ग्लास प्लेट इज देन प्लेस्ड ऑन द क्लोज jar containing leaven. As the leaven dries of a plate, the component of mixtures move along the leaven or different distance depending on the degrees of absorptions and separation take place. अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिटार्डेशन फैक्टर का फॉर्मूला, द रिलेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर, आरएफ। ये रिटार्डेशन फैक्टर का फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पेन लेते हैं, पेन लेते हैं, एक मिनट दोस्तों, पेन ले लिया, पेन लेने के बाद इसे ऑन कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Distance moved by the substance from baseline x and distance moved by upon में distance moved by solvent है दोस्तों from baseline y, ठीक है। आइए हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली ये है पूरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये है पूरा थिन लेयर प्लेट है। अब इसके ऊपर यहाँ पे मैंने एक बेस लाइन मार्क कर दिया है, बेस लाइन मार्क कर लिया है, और इसके ऊपर एक स्पॉट दिखा दिया है सिंपल डॉट से, और यहाँ पे सॉल्वेंट डाल दिया है, और ये जार रखा है, पूरा बंद है, ठीक है। अब इसी में एड्जॉर्प्शन होगा, धीरे धीरे आप समय पे देखेंगे कि ये पूरा एड्जॉर्ब होके यहाँ पे पहुंच जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, इसी पॉइंट को आगे ले चलते हैं, क्या है। The spot of colored compound are visible on the TLC plate due to the original color. The spot of colorless compound, which are invisible to the eyes but fluoresce ultraviolet light, can be detected by putting the plate under the ultraviolet light. Another detection technique is place the plate in a covered jar containing a few crystals of iodine.
कुछ आयोडीन के क्रिस्टल्स इसमें लिए रहेंगे। स्टॉप द कंपाउंड विच एब्जॉर्ब आयोडीन विच विल शो अप ब्राउन स्पॉट्स, जो कि ब्राउन स्पॉट दिखाएगा। Sometime an appropriate sometime an appropriate reagent may also be sprayed on the plate. For example, amino acid may detected by spraying the plate and anhydride solution होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएगा दोस्तों अपना क्या, पहले ताला को तोड़ते हैं, इसे जूम करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का सेकंड पार्ट आता है पार्शियल क्रोमेटो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है बेसिकली, इसमें हम क्या देखेंगे। द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस डिफ्रैक्शन पार्टिनाइजिंग ऑफ कंपोनेंट्स। कंटिन्यूअस होता है ऑफ मिक्सचर बिटवीन द स्टेशनरी और मोबाइल फेज। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है वो एक तरह का पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी a स्पेशल क्वालिटी ऑफ पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर आर यूज्ड। ठीक है, कौन सा पेपर यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेनिंग वाटर ट्रैप्ड इन इट विच एक्ट एज स्टेशनरी फेज, जो कि एक स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है। आइए बात करते हैं, ये देखिए, a strip of chromatography paper is spotted at the base with solutions of mixtures in the suspended in a suitable solvent or mixtures of solvent. This solvent act as a mobile phase. किसकी तरह काम करेगा solvent, mobile phase की तरह काम करेगा। The solvent rise up the paper by capillaries actions and flows of spot. अब इस spot को flow कराएगा। The capillary selectively retains different component according to the different partitions of the two plate. The paper strip also develop and chromatogram and the spot of separated color compound are visible different heights from the position of initial spot of the chromatogram। ये आपको यहाँ तक आई हो कुछ नहीं समझ में आया होगा। हाँ मुझे पता है कुछ नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहले ये पढ़ लेते हैं। The spot of यहाँ पे देखते हैं, the spot of the separated colorless compound may be observed either under the ultraviolet lights or by the blue appropriate spin reagent discussed in the thin layer chromatography। जैसे कि हम thin layer chromatography में पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। बेसिकली एक कंटेनर लेना है, जार लेना है। ठीक है, जार को क्या करता है, उसमें सॉल्वेंट डालना है। सॉल्वेंट में से डालने से सॉल्वेंट डाल दिए। अब वहां पे एक पेपर लेना है दोस्तों, पेपर को फोल्ड करना है, पेपर को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद वहां पे एक बेस लाइन बनाना है, सॉरी यहाँ पे क्या बनाना है, एक बेस लाइन बनाना है। यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे बेस लाइन बनाना है। ठीक है, अब बेस लाइन बनाने के बाद दोस्तों, बेस लाइन लगाने के बाद वहां पे एक स्पॉट लगाना है, वहां पे एक मार्क करना है। आप ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे। अब इस जो पेपर को उसको क्या बोलते हैं, पेपर वो क्रोमेटोग्राफी पेपर, और उसे कार्डबोर्ड से ढक दोगे। ठीक है, आप जब ध्यान से देखोगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अब ये धीरे धीरे ये लिक्विड जो है राइज ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, और तब तक जाएगा जब तक उसका इक्विलिब्रियम अटेन ना होता है, वैसे होता है वहां पे। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑफ द टू डिफरेंट शेप। ठीक है, टू डिफरेंट शेप में, अलग अलग शेप में कर रहे हैं। अब इसमें इसको हम लटका दे रहे हैं या कह सकते हैं रॉड में ले रहे हैं। ठीक है, ये बेस लाइन को मार्क करना है, स्पॉट को लगाना है, और फिर यहाँ पे देखेंगे सॉल्वेंट एब्जॉर्ब होता जाएगा। बस यही चीज है पेपर क्रोमेटोग्राफी, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहां पे हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। चलो दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दोस्तों। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। In addition to these, may be also contain oxygen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus। ठीक है, इसमें अलग अलग एलिमेंट की बात करेंगे। The detection of carbon and hydrogen। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग कंपाउंड विद कॉपर ऑक्साइड। किस कौन से ऑक्साइड से हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है। कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्साइड टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन विथ लाइम वाटर। किसके साथ, लाइम वाटर के साथ ऑक्साइड होगा। विच डेवलप टर्बिडिटी, जो झाग निकलता है, टर्बिडिटी मतलब झाग निकालता है दोस्तों। ठीक है, विच डेवलप टर्बिडिटी एंड हाइड्रोजन टू वाटर, हाइड्रोजन टू वाटर टेस्टेड विथ
एन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच टर्न ब्लू, जो कि बाद में कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन कराया गया है, कार्बन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया है तो कॉपर बन गया है और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, कॉपर बन गया है और वेस टू बन गया है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया है तो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि लाइम जो कि ये होता है लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है वाटर, इसके साथ बनता है बाय प्रोडक्ट। फिर वाटर के साथ अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्लू विट्रॉल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट का कैसे डिटेक्शन होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन हो गया। अब अदर एलिमेंट का, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं लेसेजेनिक टेस्ट। लेसेजेनिक टेस्ट में ये पूछा जाता है कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अदर एलिमेंट अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के छोड़ के जो अदर एलिमेंट है वो कौन से होंगे, लेसेजेनिक टेस्ट में आएंगे। जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या होंगे, लेसेजेनिक टेस्ट में आते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली नाइट्रोजन, जैसे सोडियम है, सोडियम और कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के साथ मिलके, सोडियम साइनाइड बनाएगा। फिर सोडियम और सल्फर के साथ सोडियम सल्फाइड बनाएगा, और सोडियम हैलोजन के साथ सोडियम हैलाइड बनाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन फॉर्म्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। साइनाइड, सल्फाइड, हैलाइड टू ऑफ सोडियम, so formed on the sodium fusion, are extracted from the fusion of mass by boiling with distillation water. This extract is known as sodium fuse extract, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम फ्यूज एक्सट्रैक्ट। आइए अब अलग अलग टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि टेस्ट फॉर नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है। द द सोडियम फ्यूज एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ आयरन सेकेंड सल्फेट एंड देन एसिडिफाइड विथ, एसिडिफाइड करेंगे किसके साथ, नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये ताला तोड़ेंगे उसे जूम कर लेंगे। एसिडिफाई करेंगे किसके साथ दोस्तों, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, द फॉर्मेशन ऑफ पर्सियन ब्लू कलर। अब इससे एक प्रोडक्ट बनेगा जिसे बोलते हैं पर्सियन ब्लू कलर फॉर्म होगा। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, जो कि कंफर्म करता है कि भाई ये यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, इस एलिमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा जब पर्सियन ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, सोडियम साइनाइड फर्स्ट रिएक्ट विथ आयरन सल्फेट, पहले सोडियम साइनाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयरन सल्फेट के साथ, एंड फॉर्म द सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट, तब क्या बनाएगा, सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट बनाएगा। ठीक है, ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2 सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हीट करेंगे, सम आयरन सेकेंड आयंस आर ऑक्सीडाइज टू आयरन 3, जो आयरन सेकेंड ऑक्सीडाइज हो गया, अब मतलब फेरस हो जाएगा, फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में। ठीक, और जैसे कि सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड बनेगा यहाँ पे, टू प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या बनाएगा, सोडियम फेरेट से क्या बन जाएगा, फेरिक बन जाएगा, टू प्रोड्यूस आयरन थर्ड हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड टू फेरी फेरीफेरोसाइनाइड विच इज नोन एज, जिसे हम पर्शियन ब्लू कलर बोलते हैं। बेसिकली आपको ये नहीं पता होना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सोडियम, यहाँ पे देखिए NaCN है, यहाँ पे NaCN गायब है, यहाँ पे Cn है और आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो बना रहा है FeCN6 का कोऑर्डिनेशन। जब FeCN6 का इसके साथ रिएक्ट करेंगे थर्ड के साथ पेरेट के साथ, तो यहाँ बनेगा पर्शियन ब्लू कलर, पर्शियन ब्लू कलर आएगा, जो कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होगा जब पर्शियन ब्लू कलर आ जाएगा। आपको याद रखना है पर्शियन ब्लू कलर जिसमें आ जाएगा तो वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, समझ गए, समझ गए। और इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पर्शियन ब्लू कलर का Fe4 या ब्रैकेट में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में FeCN6 का होल थ्राइस और इसका होल 3। ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन +3, इसका ऑक्सीडेशन +2 होना चाहिए, तब हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऑक्सीडेशन से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, बाकी वैसे याद कर लेंगे तो भूल सकते हैं। इसका ऑक्सीडेशन +3 होगा, इस वाले का पहले वाले का, इसका +2 होना चाहिए, तो कैसे करेंगे आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। और नहीं पता होगा तो जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए दूसरा टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट ऑफ सल्फर।
सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड, किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाई कराएंगे, लेड एंड लेड एसिटेट इज एडेड टू इट, अब उसमें लेड एसिटेट डाल देंगे, ठीक है। A black precipitate is lead sulfide is indicate the presence of सल्फर। यहाँ पे देखिए सल्फर है, सल्फर के बाद लेड एसिटेट था, उसमें जब डालेंगे तो पीबीएस बन जाएगा, तो जो कि किसका इंडिकेट है, सल्फर का प्रेजेंस है ना, ब्लैक कलर का पीपीटी फॉर्म हो जाएगा पीबीएस का, ठीक है। दूसरा, ये तो पहला मेथड था। दूसरा, ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम एक्सट्रैक्शन विद फ्यूजन सोडियम सोडियम नाइट्रोपरसाइड, सोडियम नाइट्रोपरसाइड को जब एक्सट्रैक्ट कराएंगे, अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर, वहां पे कैसे कलर आएगा, वायलेट कलर आएगा, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सल्फर। जैसे कि सल्फर है यहाँ पे FeCN6 FeCN5 NO का जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो FeCN5 NOS बन जाएगा, NOS नोज, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नोज बन जाएगा। नोज जो होता है वायलेट कलर का होता है, नोड कैसे, नोज, FeCN नोज, NOS नोज, नोज जो होता है ये नोज, NOS नोज, यहाँ से कैसे याद करेंगे, सल्फर प्रेजेंट है, नोज में S है, S मतलब सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है, वायलेट कलर का होता है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों कहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सोडियम थायोसाइड इज अ फॉर्म, इट इज गिव ब्लड रेड कलर, नो पर्सियन ब्लू सिंस देयर इज नो फ्री साइनाइड आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड रेड वाला। जैसे सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर के साथ ये कहेंगे NaCN NaSCN6 NaSCN बन जाएगा। फिर अगर इसे फेरेट आयन के साथ Fe+3 और यहाँ पे SCN माइनस यहाँ पे क्या बोलते हैं थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, SCN के साथ, SCN माइनस के साथ, तब यहाँ पे बनेगा रेड कलर, ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर होता है FeSCN। FeSCN इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डायरेक्ट पूछता है, समझ गए कि नहीं। आइए बात करते हैं। If sodium fusion is carried out with excess sodium, the thiocyanate compound is yield to the cyanide and sulfide. These ion gives यूजुअल टेस्ट, जैसे सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम साथ रिएक्ट है NaCN और Na2SO, यह पे देगा सल्फर देगा, ठीक है। चलिए अभी अपने नेक्स्ट टेस्ट में मूव करते हैं, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ हेलोजन। टेस्ट ऑफ हेलोजन कैसे करते हैं, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड एंड ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, किसके साथ ट्रीट करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे। अ वाइट प्रेसिपिटेट सोल्यूबल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया हाइड्रोक्साइड NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, shows the presence of chlorine. A yellowish precipitate strongly soluble to sodium hydroxide shows the presence of bromine. अब अलग अलग कलर के कंपोजिशन के बेस पे हम यहाँ पे बता रहे हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो व्हाइट कलर होगा, तो वहाँ पे इसका प्रेजेंस होगा क्लोरीन का। लेकिन अगर उसी में पार्शियली स्प्रिंगली सोल्यूबल होगा, थोड़ा सा आराम से सोल्यूबल होगा, और वहाँ पे कैसा कलर आएगा, प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, अमोनिया हाइड्रोक्साइड होगा, अगर वहाँ पे स्प्रिंगली सोल्यूबल होगा तो वहाँ पे कौन सा आएगा, ब्रोमीन का टेस्ट आएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए एक लास्ट है, येलो प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल अमोनिया हाइड्रोक्साइड, इनसोल्यूबल अमोनिया हाइड्रोक्साइड आएगा तो वहां पे बनेगा आयोडीन का टेस्ट, ठीक है। यस, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। If nitrogen or sulfur is also present, in the compound, the sodium fusion extract is first boiled with a concentrated nitric acid to the composed cyanide and sulfide to the form during lysogenic phase. These iron could be otherwise interfere with a silver nitrate, the test of halogen, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं थी, जो बड़ी बात थी मैं वहां पे मार्क कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। टेस्ट फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के लिए टेस्ट क्या होता है, द कंपाउंड इज हीटेड विद ऑक्साइड एजेंट, किसके साथ, ऑक्साइड एजेंट के साथ यूज करता है, जैसे सोडियम पर ऑक्साइड, एक होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 और सोडियम पर ऑक्साइड होता है Na2O2 होता है, ये सोडियम पर ऑक्साइड होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू द फॉस्फेट, किसमें ऑक्सीडाइज होता है, फॉस्फेट में। द सोल्यूशन इज बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विथ अमोनियम मोबिलेट आयन, किसके साथ ट्रीट करते हैं, अमोनियम मोबिलेट आयन के साथ। आ येलोइश कलराइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी फॉर्म होती है दोस्तों, वहां पे नीचे जो जम जाता है, पानी के अंदर डालोगे, जैसे क्या होता है, पानी के अंदर डालो चीनी,
पहले चीनी तुरंत घुलता नहीं है, वो चीनी पानी जो होता है चीनी के अंदर नीचे जाके बैठ जाता है, पानी नीचे मतलब चीनी जो होता है नीचे बैठ जाता है पानी के, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद घूमना शुरू होता है, वो जो नीचे बैठा है ना वो पीपीटी है, ठीक है, फिर धीरे धीरे सोल्यूबल होता है। ऐसे ऐसे जो कंपाउंड होते हैं येलो कलर के पीपीटी बन जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, पीपीटी बन जाते हैं प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। जैसे कि यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट है प्लस 3HNO3 है, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो बनाया गया H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड और प्लस थ्री सोडियम थ्री सोडियम NO3 जो होता है सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं इसे, ठीक है। जब फॉस्फोरिक एसिड या H3PO4 के साथ हम अमोनियम ओब्लेट के साथ ट्रीट कराएंगे NH4 का होल ट्वाइस MO का होल 4 MOO4 का 4 ये होता है सो अमोनियम ओब्लेट आयन। जब उसके साथ 21 HNO3 देंगे, नाइट्रिक एसिड देंगे, जब नाइट्रिक एसिड देंगे तो बनेगा क्या, अमोनिया फॉस्फोमोबिलेट आयन बनेगा। और फिर यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अमोनिया फॉस्फोमोबिलेट, क्योंकि आगे टेस्ट में भी यूज होगा, ठीक है। और 21 में NH 21 अमोनिया नाइट्रेट बनता है और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आके क्वालिटेटिव वाला कैरेक्टर खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट हेल्प द केमिस्ट्री टू डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, मास परसेंटेज में हेल्प करता है ऑफ एलिमेंट कंपाउंड। यू शुड लर्न इन यूनिट 1 द मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए होता है। मास परसेंटेज के लिए बेसिकली मास परसेंटेज के लिए दोस्तों क्या चाहिए होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए होता है, आपको पता होना चाहिए, जो हम चैप्टर 1 में आपको बता के आए हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइन द फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड से ये डिटरमाइन किए जाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन का, बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड ऑन वन एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट से पता लग जाएगा। अ नोन ऑफ मास ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये बर्न होंगे। द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रेस्पेक्टिवली। अब जो कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडाइज होगा किसके, CO2 में और वाटर में, यहाँ पे ये टर्म ऑक्सीडाइज होगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे, आगे क्या करेंगे, आगे हम बैठते हैं, ताला को तोड़ेंगे, इसे जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद दोस्तों बेसिकली यहाँ पे आपको सीधा और सीधा फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं करना है। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला याद करना है, पहला मैं अब ये याद बता रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ कार्बन का अपॉन करते हैं 12 अपॉन में 44 इंटू M2 अपॉन में M इंटू 100 होता है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का क्या होता है 2M1 इंटू 100 अपॉन में M होता है। यहाँ पे M2 क्या है, M2 है वेट ऑफ CO2, क्या है M2 क्या है दोस्तों, यहाँ पे M2 क्या है मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे M2 क्या है, ये M2 जो है वेट ऑफ CO2 है। ये M1 क्या है, ये वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ क्या है वाटर है, समझ गए, समझे कि नहीं। और ये M1 ये M क्या है, वेट ऑफ और सॉरी 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 यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, OC से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे ये M का मतलब क्या है, इसका इसमें भी ये M का मतलब वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अगर टर्म क्लियर है और वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा और आप रख के वैल्यू आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जब कंपाउंड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, आगे हमारा कौन सा मेथड है, आगे बेसिकली हमारा अब आ गया है नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन देर आर टू मेथड्स ऑफ एस्टिमेटेड टू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि डुमास मेथड है, केजल्डिहाइड मेथड्स है, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे डुमास मेथड से भी हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं और केजल्डिहाइड से भी, ठीक है। आइए डुमास मेथड से पढ़ते हैं, पहले क्या होता है इसमें, द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड, जब इसे हम कॉपर ऑक्साइड से हीट कराएंगे इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड फ्री नाइट्रोजन, वहां पे क्या निकालेगा, फ्री नाइट्रोजन निकालेगा एडिशन टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकालेगा।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ट्रेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म इफ एनी आर रिड्यूस, अगर कोई भी रिड्यूस हुआ टू द नाइट्रोजन बाय पैसेज ऑफ गैसेस मिक्सचर्स ओवर हीटेड ऑफ कॉपर गॉस द मिक्सचर्स ऑफ गैसेस आल्सो the mixtures of gases produced is collected over aqueous solutions of potassium hydroxide which absorb carbon dioxide, जो absorb करता है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। नाइट्रोजन इज कलेक्टेड एट अपर पार्ट, नाइट्रोजन कहाँ कलेक्ट होता है? अपर पार्ट में, फॉर ग्रेजुएटेड ट्यूब। लेट अस मार्क द, अब यहाँ पे आपको बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे पहले आपको ना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकालने के बेसिकली दोस्तों आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो यहाँ पे इसने लिखा है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा P1V1 बराबर P2V2, ठीक है, जो कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो कि 760 टॉर होता है। आपको पता होना चाहिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 टॉर होता है, मैं पिछले ही वीडियो में बता के आया हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पता हो गया है तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, वहां बताते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को निकालने के लिए डुमास मेथड में। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डुमास मेथड्स, डुमास मेथड ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है लेकिन समझ जाइएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल रहे हैं। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है बेसिकली दोस्तों, क्या है डुमास मेथड में? 20 अपॉन में 22400, ये पूरा इंटू वॉल्यूम ट्यूब अपॉन में m इंटू 100 है, ठीक है। क्या है? 22 अपॉन में 22 बाई और 22 और 28 अपॉन में 22,000 अपॉन में 400, 22,000 इंटू 400, 22,000 या ऐसे करो बाई, या 22.4 लीटर होता है, या 22 ऐसे लिखिएगा 22,400 ml में इंटू वॉल्यूम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 होता है। यहाँ पे ये V2 निकालने का फॉर्मूला है P1V1 अपॉन में, सॉरी सॉरी अपॉन में नहीं, P2V2 होता है, ठीक है। बेसिकली दोस्तों वहां पे प्रेशर, वहां पे डेल्टा प्रेशर, ये प्रेशर डेल्टा चेंज इन प्रेशर दिया रहेगा, चेंज इन प्रेशर दिया रहेगा, और वॉल्यूम V1 दिया रहेगा। यहाँ पे ये 760 आप ले सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। और V2 क्या होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। जब V2 निकल जाएगा फिर यहाँ पे रख देंगे, फिर आ जाएगा आपका डुमास मेथड का परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। उसी पे ये क्लियर हो गया है, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है। अगर फॉर्मूला क्लियर हो गया है तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको वही चीज फॉर्मूला यहाँ पे भी दिखेगा। बेसिकली यहाँ पे आते हैं, ताला को तोड़ते हैं, जूम करते हैं, और इसे फिर यहाँ पे फॉर्मूला ये दे देंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28 अपॉन में 22,400 इंटू वी 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 वॉल्यूम ऑफ क्या है नाइट्रोजन है, अपॉन में एम इंटू 1000 इंटू 100 है, सॉरी परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे मैं ये मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा कौन सा मेथड है दोस्तों? आगे हमारा नाइट्रोजन का निकालने के लिए केजाल्डिहाइड मेथड है। आगे नाइट्रोजन के निकालने के लिए केजाल्डिहाइड मेथड होता है दोस्तों, ठीक है। आइए निकालते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं। Nitrogen in the compound get converted into ammonia sulfate. The resultant acidic mixture is then heated with the excess of sodium hydroxide. The liberated ammonia is absorbed in the excess of standard solution of sulfuric acid. Oh my god, कितना heavy term दिया है। The amount of ammonia produced is determined by estimated amount of sulfur acid consumed in a reaction. It is done by estimated unreacted sulfuric acid left after absorption of ammonia by treating with the standard alkali solution. Standard alkali solution में जब इसे treat कराएंगे, the difference between the initial amount of acid taken that left. फिर आगे बात करते हैं, आगे पेज पे आते हैं, इसे तोड़ते हैं और जूम करते हैं, फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। आइए पहले पढ़ लिया जाए।
अब बेसिकली यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है H2SO4 के साथ ट्रीट कर दिया है, तो यहाँ पे NaSO4 अमोनिया बना है। फिर अमोनिया को H2SO4 के साथ कराएंगे तो अमोनिया सल्फेट बन जाएगा। फिर अमोनिया सल्फेट का सब यहाँ पे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है, ये है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन केजाल्डिहाइड मेथड। कौन सा मेथड? केजा। स्पेलिंग मिस्टेक, अभी मुझे गाली दोगे तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ केजे, केजल, केजल डा और केजलडार, 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 जेडाल, यह बोलते हैं जेडाल मेथड। इसे याद करिए, जेडाल मेथड्स, जेडाल मेथड, हम इसे बोलते हैं केजालडाल मेथड्स, जेडाल मेथड्स, मेथड्स। ठीक है, इसे जेडाल मेथड्स भी बोलते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या है? बेसिकली इसका फॉर्मूला जो है आप याद रखिए, 1.4, 1.4 अपॉन में वेट इंटू एन इंटू वी इंटू 100। क्या बोल दिया? या परसेंट इसी का ही है, ए परसेंटेज 1.4 वेट एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वी इंटू 100। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, ये W क्या है? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वेट ऑफ क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एन क्या है? एन फैक्टर, ये क्या है? नॉर्मेलिटी है। क्या है? नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी को हम क्या लिखते हैं? एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। अब यहाँ इसी वर्ड करके एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वी, वी क्या है? वॉल्यूम है, इंटू 100 होता है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आइए हम इस पेज पे चलते हैं। इस पेज पे आने से पहले, मतलब नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले आपको मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यहाँ जेल्डाल मेथड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2 टू गेट अमोनिया सल्फेट। क्या देता है? अमोनिया सल्फेट विच लिबरेटेड टू अमोनिया ऑन ट्रीटिंग विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। अमोनिया इज एब्जॉर्ब इन नोन एज स्टैंडर्ड एसिड। इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एसिड बोलते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा, एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसका वो कैटलिस्ट क्या होता है? CuSO4 होता है। वो क्या होता है? CuSO4 कैटलिस्ट होता है। क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। ठीक है, अब जिल्डान मेथड किसके लिए यूज नहीं होता है बेसिकली? आइए ये देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी में। जिल्डान मेथड्स इज नॉट एप्लीकेबल कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग्स जैसे कि पिरामिडिन, एज नाइट्रोजन of the as the nitrogen of these compound do not changes अमोनियम सल्फेट टू अन these कंडीशन। जो हम लोग अभी पढ़ के आए उसमें अमोनियम सल्फेट में ये चेंज नहीं कर पाएगी, इसलिए ये क्या करते हैं? ये जिल्डाल मेथड शो नहीं करेंगे। कौन कौन से नहीं करेंगे? नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग्स, जो रिंग में प्रेजेंट होते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर बेसिकली आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यही होता है ना भैया, ऐसे बनाओ ओ, ऐसे बनाओ, यहाँ पे लगा दो नाइट्रोजन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ही है, तो ये पिरिमिडीन है। ये क्या है? पिरिमिडीन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे अपना आके जिल्डाल मेथड खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते ही ताला तोड़ेंगे और जूम करेंगे। आइए हम हाइड्रोजन को कैसे पता लगाया जाता है उस मेथड को पढ़ते हैं, जिसका नाम है कैरियस मेथड। कैरियस मेथड क्या होता है? A known mass of organic compound is heated with fuming nitric acid. Fuming nitric acid के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे कंटेन इन द हार्ड ग्लास ट्यूब ऑफ कैरियस ट्यूब। इस कैरियस ट्यूब में ले रहे हैं, इसलिए कैरियस मेथड बोल रहे हैं। कैरियस मेथड इसलिए बोल रहे हैं ये। ठीक है, इन फर्नेस द कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Halogen present on the form of corresponding silver halide AgX is filtered, washed, dried and baked. ठीक है, लेट अस कंपाउंड पॉइंट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसमें हम फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं अलग अलग निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए,
जो एक्स है हेलोजन है, एक्स हेलोजन है, किसके किसके लिए निकालेंगे, बेसिकली हम क्लोरीन के लिए निकालेंगे, ब्रोमीन के लिए निकालेंगे और आयोडीन के लिए निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब अलग अलग निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब कैरियस मेथड में परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालेंगे तब यहाँ पे निकालेंगे 30, सॉरी, ओ माय गॉड, इतना बड़ा गलती, 35.5 अपॉन में 143.5, इसे हम ब्रैकेट में करेंगे W1 अपॉन में वेट या मास, यहाँ पे एम लिख देता हूँ, यहाँ पे एम लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। एम लिख देता हूँ, एम, एम के बाद फिर इसके बाद एम के बाद फिर इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज में निकाल रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं तब हम बताते हैं एक एक टर्म का मतलब। ठीक है दोस्तों, डॉन टेंशन लेने का। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन कैसे निकालेंगे दोस्तों, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, इसको दिया है 80 डिवाइड बाई 188 इंटू W1 इंटू एम इंटू 100। ठीक है, समझ गए, समझ गए नहीं, आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे इसी पेज पे हम परसेंटेज ऑफ क्या लिख लेते हैं, आयोडीन लिख देते हैं। परसेंटेज ऑफ आयोडीन जब निकलेंगे तो 127 अपॉन में 235, इसी को बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं W1 इंटू मास इंटू 100। बेसिकली दोस्तों ये क्या है, ये है वेट ऑफ AgCl। ये क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, वेट ऑफ AgBr। ये क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, W1, वेट ऑफ AgI। ये क्या है, वेट ऑफ वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात। आइए हम देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही फॉर्मूले में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो फॉर्मूला क्या है, ये देखिए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाला है एटॉमिक ऑफ एक्स एम इंटू 100 मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX इंटू एम। ठीक है, समझ गए कि नहीं। ये एक्स क्या है, हेलोजन है, AgX क्या है, जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX है, अगर AgBr AgCl AgI है उसका मॉलिक्यूलर मास। M1 क्या है, वेट ऑफ वेट ऑफ AgX, वेट ऑफ AgX जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, M क्या है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गए, आई होप यहाँ तक क्लियर गए हो। इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब परसेंटेज ऑफ सल्फर की बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ सल्फर, अ सल्फर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद कैरियस ट्यूब with a sodium peroxide on fuming with nitric acid. The sulfur present in the compound is oxidized to sulfuric acid. It is precipitated in a barium sulfate by adding the excess of bromium chloride solution in a water. If the precipitate is filtered, washed and dried and washed, the percentage of sulfur can be calculated. अब इसमें बेसिकली ये पढ़ना नहीं था, आपको इसको फॉर्मूला याद करना है, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ ये दिया है, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, बेरियम सल्फेट ले रहा है तो ये 32 अपॉन में 233। M1 क्या है, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट है, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट होगा। ठीक है, और M क्या है, M है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो दोस्तों तारा दो तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे। फास्फोरस की बात करेंगे। अब फास्फोरस कैसे कैलकुलेट करते हैं, phosphorus, a known mass of organic compound is heated with fuming nitric acid. When amounts of phosphorus present in the compound oxidize to the phosphoric acid, it is a precipitated ammonia mobilate ion. अभी हमने अमोनिया मोबिलेट आयन कैसे बनता है वहां पे बताया था, NH3PO4.12MoO3
By adding ammonia and ammonium oblate, alternatively phosphoric acid may be precipitated as the MgNH4PO4. By adding magnesium mixtures on ignition yield Mg2PO2 P2O7 होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस की बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस जब निकालना होगा तो यहाँ पे आपको पहला मेथड, दो मेथड से निकालना है। अगर मोबलेट आयन दिया है, अमोनियम मोबलेट आयन दिया है, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का 31 अपॉन में वेट ऑफ अमोनियम मोबलेट आयन 1877 इंटू M1 अपॉन में M इंटू 100। M1 क्या है, वेट ऑफ M1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे M1 क्या है, वेट ऑफ, वेट ऑफ अमूल ये अमोनियम ओब्लेट आयन, अमोनियम ओब्लेट आयन। ठीक है, वेट है अमोनिया, अमोनिया मोबलेट, अमोनिया फॉस्फोरेट मोबलेट आयन का वेट होगा। ठीक है, और एम क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली ये दोस्तों ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है और आंसर लाना है। ठीक है, इफ द फॉस्फोरस इज एस्टिमेटेड टू, अगर फॉस्फोरस को कैलकुलेट किया जाए दूसरे मेथड से Mg2P2O7 के माध्यम से, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकलता है 62 अपॉन में वेट ऑफ Mg2P2O7 जो कि आता है 222, 62 अपॉन में 222 अपॉन में इंटू M1 अपॉन में M इंटू 100। यहाँ पे M1 क्या है, वेट ऑफ, वेट ऑफ Mg2 Mg2P2O7 होता है। यहाँ पे M क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है, आइए हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की अब बात करते हैं। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली बाय द डिफरेंस बिटवीन द total percentage of composition of 100, sum of the sum 100, the sum of the percentage of all the other element. However, oxygen can also be estimated directly. Follows a definite mass of organic compound is decomposed on heating a steam of nitrogen gas. The mixture of gases product containing oxygen is passed over a red hot coke. किसके पास करते हैं, रेड हॉट कोक के साथ। when all the oxygen is converted to the carbon monoxide, the mixture is passed up warm iodine pentoxide I2O5 के साथ पास कराते हैं। when carbon monoxide is oxidized, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग आयोडीन। जैसे कि कंपाउंड है, कोई कंपाउंड जब हीट कराएंगे ऑक्सीजन प्लस अदर गैसेस प्रोडक्ट निकलेगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। जब 5 इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे कोल कूल डाउन करने के लिए I2O5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो फिर 5CO है, जहाँ पे I2 मॉलिक्यूल दे देगा और यहाँ पे CO2 ऑक्सीडाइज करा देगा, CO2 में ऑक्सीडाइज करा देगा। ठीक है, तब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, तब यहाँ एक फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए। 32 अपॉन में 88 M1 इंटू M इंटू 100 होता है। ठीक है, 32 अपॉन में 88 M1 अपॉन में M इंटू 100 होता है। यहाँ पे M1 क्या है, वेट ऑफ CO2 है, वेट ऑफ CO2 है, और M क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये भी क्वेश्चन दे रहे हैं, इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ तक आते आते दोस्तों ये चैप्टर हो जाता है अपना समाप्त। ठीक है, बाकी समरी पॉइंट है आप पढ़ लीजिएगा, जो कि आपका ही फायदा होगा। क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, सारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। ठीक है, अब अगर यहाँ तक आ गए हैं तो, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो दोस्तों एक मिनट, अगर यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो मैं आपको लास्ट में क्या देता हूं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको प्यारा प्यारा सा थैंक यू देता हूं और एक प्यारी सी स्माइल देता हूं। ठीक है, आप खुश रहें, पढ़ाई करते रहें और चिल होके मजा में, ज्यादा लोड लेने का नहीं, मस्त एंजॉय जो हो रहा है सब टाइम पे छोड़ दो, अच्छा बुरा जो भी है सब सही हो जाएगा। ठीक है, ओके।
बाकी पेरेंट्स से बात करते रहिए, कनेक्ट रहिए, उनसे सब शेयर करिए, तो आप अच्छा पॉजिटिव फील करेंगे और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए नमस्कार।